डियर स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल बी केमिस्ट्री में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आपको यदि ये चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। कल लेक्चर 7 के अंदर हम लोगों ने स्टडी की थी एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनमें जलीय NaOH या KOH या एल्कोहलिक NaOH या KOH की एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया अपन कर चुके हैं। इसकी रिएक्टिविटी के बारे में चर्चा करते हैं। तो जलीय NaOH या KOH के साथ एल्किल हैलाइड या एलोएल्केन की क्रियाशीलता क्रम क्या होता है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एल्किल हैलाइड की जलीय NaOH या KOH के साथ क्रियाशीलता का घटता क्रम निम्नलिखित होता है। देखो, 3D एल्किल हैलाइड सबसे अधिक रिएक्टिव होगा, अभी बताऊंगा आपके लिए क्यों होगा। उसके बाद 2D एल्किल हैलाइड, देन 1D एल्किल हैलाइड, देखो 3D एल्किल हैलाइड क्यों होता है। देखो 3D एल्किल हैलाइड की क्रिया यदि अपन जल के साथ भी कराएं तो जल के साथ सामान्य ताप पर ही यह अपक्रिया करके अल्कोहल देता है 3D एल्किल हैलाइड। क्यों? क्योंकि 3D एल्किल हैलाइड से मोर स्टेबल 3D कार्बोकैटायन बनता है। ये 3D एल्किल हैलाइड है, इससे एक मोर स्टेबल 3D कार्बोकैटायन बनेगा। और हम जानते हैं 3D कार्बोकैटायन कैसे है तो अधिक होता है। तो 3D एल्किल हैलाइड है वो जल के साथ ही रूम टेम्परेचर पर क्रिया करके आसानी से एल्कोहल का निर्माण कर लेता है। तो जलीय NaOH या KOH के साथ इस कार्बोकैटायन बनने के कारण, स्थायी कार्बोकैटायन बनने के कारण नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड की 3D एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी। 2D एल्किल हैलाइड की मैं बात करूं तो 2D एल्किल हैलाइड जलीय Na2CO3, क्षारीय Na2CO3 या क्षारीय K2CO3 इसके साथ भी क्रिया करके 2D एल्कोहल 2D एल्किल हैलाइड सॉरी एल्कोहल नहीं 2D एल्किल हैलाइड एल्कोहल का निर्माण कर लेता है क्षारीय Na2CO3 या K2CO3 के साथ। देखो इधर ये भी अपन कह सकेंगे एक्वस, क्योंकि यहाँ पर 2D कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी ठीक होती है, लेकिन 1D कार्बोकैटायन का स्थायित्व कम होने की वजह से रिएक्टिविटी सबसे कम होती है 1D एल्किल हैलाइड की। तो ये 3D एल्किल हैलाइड है। इसके बाद 2D एल्किल हैलाइड आएगा और सबसे कम रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव, यह है 1D एल्किल हैलाइड। तो ये एल्कोहलों की एल्किल हैलाइड की जलीय NaOH या KOH के साथ रिएक्शन पूरी होती है। शेष पार्ट जो लेक्चर 8 में हो रहा है, इधर जलीय NaOH या KOH एल्कोहल का निर्माण करते हैं, जबकि एल्कोहलिक NaOH या KOH एल्कीन का निर्माण करते हैं। ये आपके लिए पूर्व में बता चुका हूं। नेक्स्ट रिएक्शन आती है किसकी? एल्किल हैलाइडों की। किसके साथ क्रिया? एल्किल हैलाइडों की शुष्क Ag2O के साथ क्रिया। इधर देखिए, एल्किल हैलाइड की शुष्क Ag2O के साथ क्रिया, शुष्क मतलब ड्राई Ag2O के साथ रिएक्शन है। इधर देखना, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया ड्राई Ag2O के साथ कराते हैं तो इस दौरान ईथर का संश्लेषण होता है। ये ड्राई Ag2O लेंगे तो यहां पर ईथर का संश्लेषण होता है। ये दोनों की दोनों सिल्वर Ag के द्वारा रिप्लेसमेंट होंगे ROR प्लस 2AgX, ये बन जाता है, क्या बन जाएगा? 2AgX। और ये ईथर का संश्लेषण होता है, ये है ईथर। इधर यदि यहां पर एल्किल समूह एथाइल क्लोराइड ले लेते हैं 2 मोल, तो 2 मोल एथाइल क्लोराइड शुष्क Ag2O के साथ क्रिया करके, ड्राई Ag2O के साथ क्रिया करके ये देगा डाई इथाइल ईथर C2H5
OC2H5 प्लस AgCl 2AgCl डाइइथाइल ईथर बनता है। लेकिन नम Ag2O के साथ क्रिया कराने पर एल्कोहल देता है। आपको कल बताया था मैंने, नम Ag2O के अंदर AgOH उपस्थित होता है, जो कि एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके एल्कोहल का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है एल्किल हैलाइड की। ये तो रिएक्शन पूरी होती है ट्राई Ag2O के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन आती है एल्किल हैलाइड की कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों के साथ क्रिया। तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, यहां पर भी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल्स चल रहे हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों की क्रिया। सोडियम या पोटेशियम लवणों की क्रिया, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों के, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराई जाती है तो एस्टर का संश्लेषण होता है। इस दौरान भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न होगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। इधर देखना, ये R ये X लिया, इसमें कार्बन हाइड्रोजन बंध है, ये ध्रुवीय प्रवृत्ति का है। इधर में एस्टर लेता हूं, ये इसका सोडियम लवण Na प्लस O माइनस C डबल बॉन्ड O, और ये R डैश किसका लिया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में। तो यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बंध कैसा है, ध्रुवीय है। कार्बन की विद्युलता कम होगी, हाइड्रोजन की ज्यादा होगी। ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ये X बाहर जाते हैं, X और Na, ये NaX बाहर निकाल देते हैं, और ये बनता है RCROCO, और ये R डैश प्लस NaX, और इसका नाम है एल्किल। इसका आईयूपीएसी नाम है, एस्टर है। एस्टर का आईयूपीएसी नाम होता है एल्केनोएट। एस्टर का अनुलग्न आईयूपीएसी पद्धति के अंदर O8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, O8। तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एल्केनोएट। यदि मैं एग्जाम्पल लेता हूं, यहां पर एथाइल क्लोराइड ले लिया, इसकी क्रिया सोडियम एसीटेट के साथ करा दें, यह सोडियम एसीटेट। तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन पर, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन की विद्युलता कम है और क्लोरीन की विद्युलता ज्यादा है, इसलिए इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ आएंगे, तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। यह नाभिक स्नेही होगा, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा, अटैक करेगा ये नाभिक स्नेही इस पर, ये रिप्लेसमेंट होगा नाभिक स्नेही। इस वजह से यहाँ पर कौन सी क्रिया संपन्न हो रही है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। CH3O C डबल बॉन्ड को, और ये CH3 प्लस NaCl निकल जाता है बाहर, यहाँ पर ये बन जाता है मिथाइल एसीटेट। ये क्या एसीटेट है, मिथाइल एसीटेट। सामान्य नाम है इसका मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट इसका सामान्य नाम है एसीटेट। लेकिन आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो एस्टर में इसका नाम, तो एल्किल समूह का नाम पहले लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, मेथल। कितने कार्बनिक चेन बन रही है यहाँ पर, ये 1 और 2, तो ये क्या होगा, मेथल एथेनोएट नोएट, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से एस्टर का संश्लेषण कर लिया जाता है, किससे, एल्किल हैलाइड से। किसके साथ क्रिया करा के, एल्किल हैलाइड की सोडियम कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के साथ क्रिया करा करके। नेक्स्ट रिएक्शन इसकी आती है कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम, कार्बोक्सिलिक अम्लों की से एल्किल हैलाइड से थायो एल्कोहल का संश्लेषण।
थायो एल्कोहल का संश्लेषण कैसे करेंगे, ये तो एस्टर का संश्लेषण कर लिया अपन ने, थायो एल्कोहल का संश्लेषण कैसे करेंगे, तो इसके लिए एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाई जाती है KSH के साथ पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराई जाती है, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड KSH या NaSH के साथ अगर इसकी क्रिया करवाते हैं एल्किल हैलाइड की तो थायो एल्कोहल का संश्लेषण होता है। ये RH एल्किल हैलाइड प्लस KSH, तो यहां पर सल्फर की विद्रुणता क्या है, अधिक है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और इधर और पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज होगा, आयनिक बंध है यहां पर, इधर इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन पर, और इधर हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये अटैक करेगा सल्फाइड SH, हाइड्रोजन सल्फाइड अटैक करता है, नाभिक स्नेही होगा, ये बनेगा RSH प्लस KX। अगर यदि यहां पर एथिल क्लोराइड लेता हूं तो एथिल एल्कोहल बनता है, थायो एथिल एल्कोहल KSH से, यहां पर यह अटैक करता है इसके ऊपर, ये हाइड्रोजन निकलती है बाहर क्लोरीन, ये C2H5 SH प्लस KCl बाहर, इसका नाम है थायो एथिल एल्कोहल, थायो एथिल एल्कोहल, सामान्य नाम है इसका थायो एथिल एल्कोहल, IUPAC नाम है थायोएथेल, ठीक है। इसका थायो लगाते हैं अनुलग्न SH का, पूर्णलग्न लगाते हैं इसका मर्केप्टो, ठीक। इसके बाद आता है इसकी नेक्स्ट रिएक्शन है, ये तो थायो एल्कोहल का संश्लेषण हो गया, ये कहलाता है थायो एल्कोहल। देन इसके बाद आता है थायो ईथर का संश्लेषण, इससे कैसे करें, जब इसकी क्रिया सोडियम एल्किल सल्फाइड या पोटेशियम एल्किल सल्फाइड, सोडियम एल्किल सल्फाइड, इसका नाम है सोडियम एल्किल सल्फाइड या पोटेशियम एल्किल सल्फाइड की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, ठीक। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसका नाम क्या है, सोडियम Na लिया तो सोडियम, या K लिया तो पोटेशियम, ये R है तो एल्किल सल्फाइड, ठीक। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्किल सल्फाइड या पोटेशियम एल्किल सल्फाइड के साथ कराते हैं K Na प्लस ये S माइनस R, इसके साथ कराते हैं, तो यह नाभिक स्नेही क्या होगा, SR माइनस, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, एल्किल हैलाइड का कार्बन इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक। ये NaX ये बाहर निकल जाता है, ये बनेगा R, ये S और ये R, ये R डैश लगा दिया मैंने, तो ये बन जाता है थायो ईथर प्लस NaX निकल जाता है बाहर। यदि मैं यहां पर ले लेता हूं CH3 CH2 Cl और इसकी क्रिया Na मेथिल सोडियम मेथिल सल्फाइड के साथ कराता हूं, S माइनस, ये CH3 सोडियम मेथिल सल्फाइड के साथ में, तो ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा, ये अटैक इस जगह पर करेगा, ये Cl जाएगा बाहर, तो ये बनेगा CH3 CH2, ये S, ये CH3 प्लस
NaCl, इसका नाम है एथिल मेथिल थायोईथर, सामान्य नाम है इसका एथिल मेथिल थायोईथर। तो इस प्रकार से हम लोग ये देख लेते हैं क्या कि थायो ईथर और थायो एल्कोहल का संश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक, तो अपनी नेक्स्ट रिएक्शन होगी विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण। विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ईथर वाले पार्ट में के अंदर भी आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जेईई मेंस के अंदर, एडवांस के अंदर और नीट के अंदर, एम्स ओलंपियाड के अंदर काफी क्वेश्चंस इससे आते हैं विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण से। देखने में आसान रिएक्शन लग रही है, लेकिन जब इसको माइनर से मेजर लेवल तक की तरफ ले जाते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन बनती है। ये देखो इधर यहाँ पर आसान कैसे लग रही है। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड, ये OR माइनस होता है, इसको मैंने छुपा लिया Na को, OR माइनस होता है एल्कोक्साइड आयन, तो इसका नाम क्या होगा सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हैं तो ईथर का संश्लेषण होगा। इस दौरान न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ये R नेगेटिव नाभिक स्नेही, OR नेगेटिव नाभिक स्नेही, ये एल्किल हैलाइड के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करता है, ये X माइनस, तो ये जैसे ही नेगेटिव अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल तो X निकल जाता है बाहर इधर, तो ये क्या बनेगा ROR डैश प्लस NaX, सोडियम एल्कोक्साइड लिया है तो NaX और पोटेशियम एल्कोक्साइड लिया है तो KX बाहर निकल जाता है और अपने को इसकी प्राप्ति हो जाती है ईथर की। ठीक, विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण असममित ईथर बनाने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। एसिमेट्रिक ईथर संश्लेषण की बेस्ट विधि मानी जाती है विलियमसन कंटीन्यूअस ईथर सिंथेसिस। असममित ईथर का मतलब ऐसा ईथर जिसमें कि दोनों एल्किल समूह अलग अलग होते हैं तो उस ईथर को असममित ईथर बोलते हैं। सममित ईथर तो अपन एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क Ag2O के साथ करा करके प्राप्त कर सकते हैं सममित ईथर, लेकिन असममित ईथर बनाने के लिए विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण बहुत बेस्ट मेथड माना जाता है। इधर देखना क्यों बेस्ट माना जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है कि कोई भी अपन यहां पर एल्किल समूह है, इस बात ये आती है कि असममित ईथर बनाने के लिए अपन एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड लिया है, एल्किल हैलाइड में कौन कौन से एल्किल समूह ले सकते हैं, और दूसरा जो सोडियम एल्कोक्साइड क्षार है इसके अंदर कौन कौन से एल्किल समूह ले सकते हैं। ये सोडियम एल्कोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम एल्कोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षार है भाई, ये माना जाता है। और ये नाभिक स्नेही क्या होता है, एल्कोक्साइड आयन होता है इधर। तो इसमें जो R डैश ये उपस्थित है एल्कोक्साइड आयन के अंदर, वो R डैश एल्किल समूह है। ये एल्किल समूह अपन क्या क्या ले सकते हैं, किसके अंदर, एल्कोक्साइड क्षार के अंदर, सोडियम एल्कोक्साइड जो क्षार है इसके अंदर क्या क्या ले सकते हैं इधर। इसमें R डैश मिथाइल ले सकते हैं, इसमें R डैश, याद रखना लिस्ट बना लो मेरे साथ साथ पेन कॉपी लेकर के, इथाइल ले सकते हैं, नॉर्मल प्रोपिल ले सकते हैं, आइसोप्रोपिल ले सकते हैं, सेकेंडरी समूह है, सेकेंडरी एल्किल समूह है, ये नॉर्मल प्रोपिल ले सकते हैं, तृतीयक ब्यूटिल ले सकते हैं, 3D एल्किल समूह भी ले सकते हैं। ये कौन सा है 3D एल्किल समूह, मैं कह दूं ये 1 डिग्री एल्किल समूह ले सकते हैं, 2 डिग्री एल्किल समूह ले सकते हैं, 3D एल्किल समूह ले सकते हैं, एल्किल समूह। ठीक, इसके साथ साथ ये एलिसाइक्लिक R डैश है, उसको अपन एल्किल ग्रुप ले सकते हैं, एल्किल ग्रुप, एलिसाइक्लिक एल ग्रुप बोले तो साइक्लो एक्सल ले सकते हैं, साइक्लोपेंटल ले सकते हैं, ये साइक्लोपेंटल है, ये प्रीवैलेंसी है।
फ्री वैलेंसी, ठीक, साइक्लोब्यूटिल ले सकते हैं। इसके अलावा साइक्लोहेक्सिल के अंदर ये CH2 ये लगा दिया, ये भी ले सकते हैं। और R' इसमें अपन फेनिल भी ले सकते हैं, एरोमेटिक C6H5 अर्थात सोडियम, अगर C6H5 हो यहाँ पर तो Na+, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, Na+ के रूप में रहेगा, Na+ OR-, तो यहाँ Na+ और OR- में R अपन फेनिल ले लेते हैं तो होगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो जब सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं और एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हैं तो एरोमेटिक ईथर का संश्लेषण होता है, अभी बताऊंगा। तो यहाँ पर R' फेनिल समूह ले सकते हैं एरोमेटिक, R' बेंजिल भी ले सकते हैं, बेंजिल बोले तो बेंजिल बलय के ऊपर CH2 पर समूह पर समूह, नहीं दिख रहा है इसको, मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा इधर कि R' फेनिल के अलावा अपन बेंजिल भी ले सकते हैं। ये वाला समूह कौन सा है? बेंजिल। बेंजिल 1 डिग्री हो सकता है, बेंजिल 2 डिग्री, बेंजिल 3 डिग्री। इस प्रकार से सोडियम एल्कोक्साइड के अंदर जो R समूह लेते हैं विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस के अंदर, ये 1 डिग्री एल्किल समूह हो सकता है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, ठीक, या 2 डिग्री हो सकता है जैसे कि द्वितीयक ब्यूटाइल, आइसोप्रोपिल और कुछ भी। 3 डिग्री हो सकता है, तृतीयक ब्यूटाइल हो सकता है, और कोई 3 डिग्री एल्किल समूह हो सकता है। उसके बाद ये एलिसाइक्लिक एल्किल ग्रुप भी हो सकता है सोडियम एल्कोक्साइड क्षार के अंदर, और ये R' फेनिल हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, ये बेंजिल हो सकता है, ठीक। अब बात आती है कि एल्किल हैलाइड जो अपन ने लिया है RX, इसके अंदर R वाला पार्ट क्या लें? तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात लाइन बोल रहा हूं मैं आपके लिए कि ये वाला जो एल्किल हैलाइड वाला जो R है एल्किल समूह, केवल ये एल्किल समूह है, इसमें क्या लेंगे अपन? एल्किल ग्रुप। तो इसके लिए अपने को हमेशा विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस के दौरान असममित ईथर की अच्छी मात्रा प्राप्त करनी होती है। तो हमेशा अपन एल्किल हैलाइड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड प्रयुक्त करते हैं। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना कि विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण के दौरान एल्किल हैलाइड की अच्छी मात्रा प्राप्त करने के लिए, असममित ईथर की अच्छी मात्रा प्राप्त करने के लिए एल्किल हैलाइड हमेशा के लिए 1 डिग्री एल्किल हैलाइड प्रयुक्त करते हैं, ठीक। तो एल्किल हैलाइड कौन सा करेंगे? 1 डिग्री एल्किल समूह। इसका मतलब एल्किल ग्रुप कैसा होगा? 1 डिग्री एल्किल ग्रुप होगा। 1 डिग्री एल्किल ग्रुप बोले तो ये मेथिल हो सकता है, ये एथिल हो सकता है C2H5, ये नॉर्मल प्रोपिल हो सकता है, ये आइसोप्रोपिल हो सकता है, मतलब 1 डिग्री प्राइमरी एल्किल ग्रुप होगा। कभी भी असममित ईथर विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस से बनाने के लिए 2 डिग्री एल्किल हैलाइड या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड प्रयुक्त नहीं करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड क्षार के साथ। यदि कोई स्टूडेंट या कोई भी टीचर 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस के दौरान प्रयुक्त करता है तो अपने को 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से सोडियम एल्कोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो असममित ईथर प्राप्त नहीं होकर के, और इस दौरान विलोपन एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, विलोपन अपक्रिया हो जाती है और उत्पाद ईथर प्राप्त नहीं होकर के और उत्पाद के रूप में अपने को एल्कीन की प्राप्ति होती है। और यहां पर विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण अपक्रिया नहीं होकर के विलोपन अपक्रिया संपन्न हो जाती है सोडियम एल्कोक्साइड क्षार के साथ। कौन सा? 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड प्रयुक्त करने पर। तो याद रखना, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आते हैं कि विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण के लिए बनाने के लिए कौन कौन से क्रिया कारक प्रयुक्त किए जाते हैं, आपके लिए ऑप्शन देगा, ठीक, कि निम्न में से कौन सा प्रोडक्ट विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण से प्राप्त किया जा सकता है। तो आपके लिए रिएक्टेंट पूछ सकता है रेट्रो सिंथेसिस करवा करके, तो मैं इसमें एग्जांपल समझाऊंगा, पहले आप इसकी थ्योरी समझ लीजिए, ठीक है ना। याद रखना, प्राथमिक एल्किल हैलाइड प्रयुक्त करते हैं, कभी भी द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण में प्रयुक्त नहीं करते हैं। यदि तुम लोग कोई भी 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल ग्रुप
एल्किल समूह एल्किल हैलाइड विलियमसन सतत संश्लेषण के दौरान सोडियम एल्कोक्साइड के साथ क्षार के साथ प्रयुक्त करता है तो इस दौरान एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, विलोपन अपक्रिया होगी, विलियमसन सतत संश्लेषण होती नहीं है। तो मैं नेक्स्ट इसके एग्जांपल बताता हूं, विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस के एग्जांपल्स क्या। इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। एग्जांपल्स लेता हूं, क्या क्या ले सकते हैं। ये बिल्कुल आसान सी रिएक्शन लग रही है, एक लाइन में खत्म हो रही है, लेकिन इसकी कहानी बहुत लंबी है। एग्जांपल्स की बात करूं इधर, ये अपन ने लिया मिथाइल क्लोराइड, इसकी क्रिया CH3 CH3 CH3, ये O माइनस, ये Na प्लस, इसका नाम है सोडियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, सोडियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड। ये क्या है? क्षार है। ये एल्किल हैलाइड का कार्बन इलेक्ट्रॉन इसने ही ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ये Cl निकल जाएगा बाहर, ये निकल जाता है NaCl, ठीक, ये NaCl बाहर निकल गया, बाय प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट ऐसा में ईथर बन जाता CH3O CH3, ये CH3, ये CH3, ठीक। तो इस असम्मित ईथर का नाम क्या होगा? IUPAC 1 2 3। तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा? ये 3 कार्बन की चेन बन गई, तो यहाँ पर 2 पर मेथॉक्सी है, 2 पर मेथिल है, तो मेथॉक्सी पहले आएगा, 2 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। यदि ये मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम फिनॉक्साइड के साथ करा दें, यदि फेनल समूह ले लें, ये O माइनस, ये Na प्लस, इस दौरान भी क्या होगा? विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस होगा। ये सोडियम फिनॉक्साइड लिया है अपने, सोडियम फिनॉक्साइड, इसके अंदर ये नाभिक इसने योगा बिल्कुल आसान, अपने को SN1SN2 की इसकी मैकेनिज्म पढ़ ली अपन ने, बहुत आसान रिएक्शन है, ये एग्जांपल चल रहे हैं इसके। ये नाभिक इसने इधर आक्रमण करेगा, ये Cl माइनस निकलता है, ये क्या बनेगा? ये CH3, इधर ये बेंजीन बल है, ये OCH3 प्लस NaCl निकल जाता है बाहर, और इसका नाम है एनिसोल। सामान्य नाम क्या है इसका? एनिसोल। IUPAC नाम क्या है इसका? मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन, ये इसका IUPAC नाम। एक्चुअल में ये प्लस माइनस सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ पर कभी भी इसको प्लस माइनस इस प्रकार से अपन डिनोट नहीं करते हैं, आप सीधा की सीधा ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है, इसको अटैक यहाँ पर करा देना और Cl को निकाल देना। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की एल्किल हैलाइड के अंदर शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को समझाने के लिए बताए जाते हैं। मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन कर दिया है कि कार्बन हाइड्रोजन बंध ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है, इस वजह से एल्किल हैलाइड में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आता है। और एग्जांपल्स लेता हूं उसके, विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस के। इधर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये एल्किल हैलाइड लिया अपन ने CH3, ये तो अपन ने लिया CH3, ये O माइनस, ये Na प्लस, ये क्षार लिया अपन ने, और इसकी क्रिया बनती हुई एल्किल हैलाइड Cl CH2 CH2 CH3 प्रोपिल क्लोराइड के साथ करा देते हैं। तो यह अटैक किस पर करेगा?
इस कार्बन पर Cl निकल जाता है बाहर, ये CH3 CH3 CH3O CH2 CH2 और ये CH3, तो ये मेन प्रोडक्ट बन जाता है और ये NaCl निकल जाता है बाहर। कोई दिक्कत? यदि मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पर नोट डाल रहा हूं मैं यहां पर, ये मैंने एग्जांपल लिया 3D एल्किल हैलाइड लेता हूं और क्षार मैं ये लेता हूं CH3 CH3 O माइनस CH3 CH3 ये Na प्लस, सोडियम आइसोप्रोपोक्साइड, इसका नाम है सोडियम आइसोप्रोपोक्साइड, ये क्षार प्रयुक्त करता हूं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने? इधर देखना, मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि जब कभी भी विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण अपक्रिया होती है तो हमेशा उसके अंदर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड प्रयुक्त करते हैं। यहां पर ये एल्किल हैलाइड कौन सा है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ कभी भी विलियमसन 3 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ कभी भी विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण अपक्रिया नहीं होती है। इस दौरान एलिमिनेशन ग्लोबन अपक्रिया होगी और विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण नहीं होगा और उत्पाद के रूप में अपने को एल्कीन की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर एल्फा और ये बीटा ग्लोबन अपक्रिया संपन्न होगी। CH2H लिख दिया मैंने, ये Cl और H ये बाहर निकल जाते हैं और ग्लोबन अपक्रिया के दौरान उत्पाद के रूप में अपने को ये एल्कीन की प्राप्ति होगी CH3, ये CH3, इससे उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगी? एल्कीन। ये डबल बॉन्ड CH2, ये जो निकला है HCl वो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ क्रिया कर जाएगा, ये HCl निकल जाता है। मेरा मेन मैकेनिज्म समझाऊं मैं आपके लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बॉन्ड क्लीवेज होगा कार्ब कैटायन का जैसी बॉन्ड क्लीवेज होता है 3D कार्ब कैटायन का बॉन्ड क्लीवेज होने के पश्चात 3D एल्किल हैलाइड में 3D कार्ब कैटायन बनेगा। उस 3D कार्ब कैटायन से H माइनस एलिमिनेट होगा, H प्लस एलिमिनेट होता है और H प्लस एलिमिनेट होने के तुरंत पश्चात अपने को उत्पाद के रूप में एल्कीन की प्राप्ति होगी। मैं यहाँ पर शॉर्ट में इस मैकेनिज्म को समझा देता हूं कि कैसे यहाँ पर ग्लोबन अपक्रिया संपन्न होती है। इधर देखना, विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण संपन्न क्यों नहीं होती है। ये HCl अपन ने बताया कि अल्फा बीटा ग्लोबन यहाँ पर संपन्न हो रही है, HCl निकलता है। एक्चुअल में HCl में ये Cl इसके साथ Na+ के साथ बाइंड होकर के NaCl बना देता है और H प्लस इस एल्कोक्साइड के साथ बाइंड होकर के एल्कोहल बना देता है, तो बाई प्रोडक्ट 2 बनेगा, मेन प्रोडक्ट एल्कीन बनती है। तो फर्स्ट स्टेप में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध है, इसकी जो एल्कीन बन रही है, इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं। विलियमसन की मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, ठीक। ये बन गया कार्ब कैटायन, ये CH3, ये CH3, ये CH3 पॉजिटिव। इस CH3 को मैं लिख सकता हूं तो CH2H, ये Cl माइनस निकल गया बाहर। ये निकलने वाला Cl माइनस Na+ को लेकर के क्या बना लेगा? NaCl। इसके बाद में ये सोडियम जो एल्कोक्साइड क्षार है Na+ और ये सोडियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड आइसोप्रोपोक्साइड क्षार है O माइनस CH3 और ये CH3, ये H+ को लेगा ये क्षार, तो ये Na+ निकल गया। Na+ Cl को लेकर के NaCl बना देता है। इधर Na+ Cl को लेकर के Na+ बना लेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को देगा इधर और H+ निकल जाता है। H+ निकलेगा, H+ के साथ ये बाइंड हो जाएगा सोडियम आइसोप्रोपाइल बॉन्ड हो जाएगा, तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बन जाता है। इस समूह को मैंने IPRO लिख दिया, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। तो H
OIPRO, इसका मतलब आइसोप्रोपोक्साइड है, ठीक है ना। और क्या बन जाता है भाई, CH3 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन अपने को मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाती है। बाई प्रोडक्ट NaCl और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है। वैसे इसको शॉर्ट में एक स्टेप में ये दिखाई देते हैं, ASCl निकल जाती है अल्फा बीटा ग्लूकन से। इस प्रकार से विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण अभिक्रिया संपन्न होती है। यदि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड प्रयुक्त करता हूं तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड से भी अपने को उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा, उत्पाद के रूप में अपने को एल्कीन की प्राप्ति होगी, न कि किसकी, असममित ईथर की। तो यहां पर भी विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण नहीं होगी, विलोपन अभिक्रिया होती है। यहां पर भी विलोपन अभिक्रिया हुई है। ये ले लिया अपन ने आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ले लिया, इसकी क्रिया सोडियम एथोक्साइड के साथ करा दूंगे O-C2H5, तो देखना प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये अल्फा बीटा विलोपन हो जाएगा, ये H, ये अल्फा और ये बीटा, ये HCl कॉमन कह दूं बाहर निकल जाएगा, माइनस HCl H प्लस एथोक्साइड से एथिल अल्कोहल बना लेगा, Cl माइनस Na प्लस से NaCl बना लेगा। ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH3, मतलब प्रोपीन बन जाती है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से। तो इस दौरान एलिमिनेशन रिएक्शन संपन्न हो जाती है, विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण संपन्न नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो अपना विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस में पढ़ेंगे वो है एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण के लिए। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ही मोर रिएक्टिव माना जाता है। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड प्रयुक्त करने पर विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण से ईथर की अच्छी मात्रा प्राप्त की जा सकती है। 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेस रिएक्टिव होता है विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण के प्रति। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विलोपन अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। मैं कुछ प्रोडक्ट लिख रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आपको उनके आंसर्स देने हैं, ठीक। ये आपके लिए क्वेश्चन दिया है मैंने, विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण से प्राप्त होने वाले उत्पादों के लिए एल्किल हैलाइड एवं सोडियम एल्कोक्साइड क्षार की पहचान कीजिए। आपको ये दे रखा है, ये उत्पाद दे रखे हैं, उत्पाद का मतलब असममित ईथर दे रखे हैं। इन असममित ईथरों में आपको ये छांटना है कि कौन सा इस असममित ईथर में से एल्किल हैलाइड होगा और कौन सा इसके अंदर सोडियम एल्कोक्साइड क्षार होगा। रेट्रोसिंथेसिस पूछिए आपसे, मतलब उत्पाद से स्टार्टिंग मटेरियल क्रिया कारक किस प्रकार से अपन निकालेंगे। तो इधर देखना, मैंने एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट लिखवाई थी कि विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण में हमेशा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड प्रयुक्त करते हैं। तो इधर इसमें आप ये देख लो कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड वाला पार्ट कौन सा है, अर्थात इस असममित ईथर में जो एल्किल समूह, इस असममित ईथर में जो एल्किल समूह 1 डिग्री दिख रहा है उस एल्किल समूह से हैलोजन जोड़ दो और शेष बचा हुआ एल्किल समूह है उससे सोडियम धातु जोड़ करके सोडियम एल्कोक्साइड क्षार बना दीजिए। तो इधर देखना, ये फेनल समूह है, ये वाला 1 डिग्री एल्किल समूह है, 1 डिग्री समूह है एल्किल। तो इसमें इस बॉन्ड को बॉन्ड क्लीवेज कहां से होगा, इधर से बॉन्ड क्लीवेज होगा, बॉन्ड क्लीवेज इधर से होगा। तो इससे क्या जोड़ेंगे अपन, इस 1 डिग्री एल्किल समूह से जोड़ेंगे अपन हैलोजन, ये X जोड़ दिया और इससे क्या जोड़ दिया O माइनस और Na प्लस। तो सोडियम पेरोक्साइड क्षार बन गया और ये साइक्लोहेक्सिल मेथल साइक्लोहेक्सिल हैलाइड, ये क्या बन गया 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। इधर ये
दूसरा लिया है, इधर से एल्किल समूह कौन सा है 2 डिग्री, इधर एल्किल समूह कौन सा है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री एल्किल समूह की तरफ से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया। तो इस साइड तो अपने को क्या जोड़ना है हेलोजन, तो ये हेलोजन जोड़ दिया, X तो बेंजाइल और एराइड हो गया, ये तो एल्किल एराइड तो, और ये सोडियम एल्कोक्साइड क्या हो गया O- और ये Na+, अर्थात सोडियम आइसोप्रोपोक्साइड, ये क्या हो गया सोडियम एल्कोक्साइड हो गया। ठीक, इसके अंदर आप बताइए ये एथाइल समूह क्या है 1 डिग्री एल्किल समूह है। एथाइल को अपन C2H5 को ऐसे लिख सकते हैं, ये CH2 और ये CH3, इधर कार्बन कितने 1 2, हाइड्रोजन कितने 3 2 5, C2H5 हो गए। तो इसमें ये 1 डिग्री एल्किल ग्रुप है और ये इधर क्या है फेनल समूह है। तो बॉन्ड क्लीवेज कहां से होगा यहां से, तो इधर ऑक्सीजन कहां, ऑक्सीजन O- से क्या जुड़ेगा H+, सॉरी Na+, ये Na+ जोड़ दिया और इस से क्या जुड़ जाएगा हेलोजन, तो ये क्या बन गया एथिल हैलाइड बन गया और सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। इस फोर्थ एग्जांपल के अंदर देखते हैं, तो ये 3 डिग्री एल्किल ग्रुप है, इधर 1 डिग्री एल्किल ग्रुप है। पहचान करनी है तो हेलोजन किसके साथ जोड़ेंगे 1 डिग्री के साथ में, तो 1 डिग्री के साथ हेलोजन जोड़ेंगे, बॉन्ड क्लीवेज यहां से होगा, ये हेलोजन जोड़ दिया और इसके साथ में माइनस और ये Na+, सोडियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड तो क्या हो जाएगा क्षार, और इधर नियोपेंटल हैलाइड ये क्या होगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। तो इस प्रकार से ये विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण अभिक्रिया पूर्ण होती है। आपको रेट्रोसिंथेसिस पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है कंपटीशन की दृष्टि से भी और आरबीएससी की दृष्टि से भी। कंपटीशन में बहुत महत्व है इसका, जी मेंस के अंदर एडवांस तक में क्वेश्चंस बनते हैं कई बार इसके अंदर। इसका एनामोस बिहेवियर होता है, विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस का एनामोलियस बिहेवियर मैं आपको नहीं करवा रहा हूं क्योंकि वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। तो नेक्स्ट इसकी है एमीन का संश्लेषण की एल्किल हैलाइड से एमीन का किस प्रकार से संश्लेषण किया जाएगा। तो नेक्स्ट एक्शन आती है एल्किल हैलाइड की अमोनिया के साथ अभिक्रिया। सुनना कि एल्किल हैलाइड की अमोनिया के साथ अभिक्रिया कैसे होगी। रिएक्शन ऑफ RX का मतलब एल्किल हैलाइड विथ NH3 का मतलब अमोनिया, अमोनिया के साथ एल्किल हैलाइड की क्रिया। देखो जब when the reaction carry out in airtight shielded tube at 373 Kelvin temperature, then ammonia react with alkyl halide, then formation 1 degree, 2 degree and 3 degree amine and end product is formed quaternary ammonium salt. It means कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ सील बंद नलिका के अंदर 373 केल्विन तापमान पर कराई जाती है तो पहले 1 डिग्री एमीन बनती है, उसके बाद 2 डिग्री एमीन बनती है, HX बाहर निकल जाएगा, ये H और ये X, ये HX बाहर निकल जाता है। तो पहले 1 डिग्री एमीन बनेगी, किस प्रकार से HX बाहर निकलेगा, इस NH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये H और ये NH2, तो ये HX बाहर निकल गया, 1 डिग्री एमीन बन गई। तो जब कभी भी एल्किल हैलाइड क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं तो पहले 1 डिग्री एमीन बनती है, जब NH2 ग्रुप होता है तो 1 डिग्री एमीन बनने वाली 1 डिग्री एमीन ये फिर अमोनिया के साथ एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करेगी, तो इसका X और इसका H ये बाहर निकल जाएगा HX, तो ये एक H बाहर निकल गया X के साथ में, तो क्या बन गया ये R, यहाँ पर ये NH रह गया और ये R, ये बन गया 2 डिग्री एमीन। जब NH ग्रुप होता है तो 2 डिग्री एमीन बनती है, फिर वापस से एल्किल हैलाइड फिर रिएक्शन करेगा, X है यहाँ पर, ये X और ये H ये बाहर निकल जाएगा HX के रूप में, ये R, ये N, ये R और ये R। जब नाइट्रोजन होता है तो होता है 3 डिग्री एमीन, ठीक। और जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन इसके साथ कराते हैं 3 डिग्री एमीन के साथ में, तो एंड प्रोडक्ट के रूप में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक।
ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ये X बाहर निकलेगा। सोल्ट कैसे बनेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन गया है तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये R एंड R, ये R प्लस, ठीक। तो इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर ऑल पॉजिटिव, और ये X माइनस, इसका नाम है टेट्रा अमोनियम, टेट्रा एल्किल, 4 एल्किल समूह हैं तो टेट्रा एल्किल, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, ये एंड प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है। जब कभी भी अब हम लोग एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं तो पहले 1 डिग्री एमीन बनती है, फिर 2 डिग्री एमीन बनती है एंड 3 डिग्री एमीन बनती है, और लास्ट प्रोडक्ट के रूप में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, चतुष्क अमोनियम लवण, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड बनता है, ठीक। अगर यहाँ पर CH3Cl लेते हैं तो पहले मिथाइल एमीन बनेगी, इधर दोनों CH3 होंगे, क्या होगा, डाइमिथाइल एमीन बनेगी। यहाँ पर CH3 3 होंगे तो ट्राइथाइल एमीन बनेगी। यहाँ पर 4 CH3 होंगे तो यहाँ पर बनेगा टेट्रा। यदि यहाँ पर एथाइल लेते हैं तो ये एथाइल एमीन, ये फिर डाइथाइल एमीन, यहाँ पर 3 एल्किल समूह इथाइल होंगे ट्राइथाइल एमीन, और यहाँ पर 4 एल्किल समूह इथाइल होंगे तो टेट्रा एथिल अमोनियम, और Cl लेंगे तो क्लोराइड होगा, ठीक है, वो चतुष्क अमोनियम लवण होगा। आप एक ये और याद रखना, जब अमोनिया लें कम मात्रा में और एल्किल हैलाइड अधिक मात्रा में लेते हैं तब तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट पर रिएक्शन रुकती है, लेकिन जब एल्किल हैलाइड लिया जाता है कम मात्रा के अंदर और अमोनिया ली जाती है अधिक मात्रा के अंदर, एक्स में क्या लेते हैं, अमोनिया, तो और 373 पर रिएक्शन करा रहे हैं तो एक्स में अमोनिया लेने पर उत्पाद के रूप में केवल और केवल 1 डिग्री एमीन ही बनती है, HX बाहर निकल जाता है। लेकिन जब एल्किल हैलाइड एक्सिस में लिया जाता है तो एंड प्रोडक्ट के रूप में क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट अर्थात चतुष्क अमोनियम लवण बनता है, ठीक। लेकिन जब अमोनिया आदिक में ली जाती है तो उस दौरान 1 डिग्री एमीन पर ही रिएक्शन रुक जाती है। नेक्स्ट इसकी जो अपक्रिया है एल्किल हैलाइड की, वो नेक्स्ट रिएक्शन मैं बोलता हूं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन है एल्किल हैलाइड की अमोनिया के साथ क्रिया हो गई। एक और आती है कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों के साथ क्रिया, इससे भी एस्टर का संश्लेषण होता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों की सिल्वर लवणों के साथ क्रिया करवा दो, या कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों की या पोटेशियम लवणों की एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करवा दो, तब भी एस्टर का ही संश्लेषण होता है। इस रिएक्शन को मैं यहाँ पर इस प्रकार से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो एक फलों जैसी गंध का पदार्थ प्राप्त होता है जिसको एस्टर के नाम से जाना जाता है इधर, क्योंकि एस्टर के अंदर फलों जैसी गंध आती है। जब सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड क्षार के साथ कराते हैं तब भी एस्टर बनता है। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण रहा, ये Ag+। इसकी क्रिया किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ करा दें, जैसे RCl के साथ करा दें या मिथाइल क्लोराइड के साथ मिथाइल क्लोराइड, इस पर R पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, तो ये अटैक कौन करेगा, ये नाभिक स्नेही पार्ट हो गया, ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा हो गया R पॉजिटिव, ये कोमाइनस नाभिक स्नेही हो गया, तो ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन C डबल बॉन्ड O, ये R' ले लिया अपन ने तो ये O और ये R' प्लस AgCl बाहर निकल जाता है, अर्थात एस्टर का संश्लेषण हो जाता है। ये एस्टर समूह है, दोबारा क्रियात्मक समूह कौन सा है, एस्टर, ठीक। तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के एग्जाम्पल्स यहाँ पर पूरे होते हैं। इधर 1-2 एग्जाम्पल्स मैं और करवाता हूं। उच्चतर एल्काइनों का संश्लेषण कैसे करते हैं कि जब सोडियम एल्कोक्साइड टर्मिनल एल्काइन की क्रिया, टर्मिनल एल्काइन के सोडियम या पोटेशियम लवणों की क्रिया जब एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, ये टर्मिनल एल्काइन कहलाती है।
ठीक। इसकी क्रिया सोडियम, इसके सोडियम या पोटेशियम लवणों की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो उच्चतर एल्काइनों का संश्लेषण होता है। ये एल्काइन है, ये RC ट्रिपल बॉन्ड C और ये H, ये वन एल्काइन है, वन एल्काइन। वन एल्काइन का हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एसिडिक नेचर का। आपको पता है एसिडिक नेचर का क्यों होता है? जब कभी भी फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन सीधा जुड़ा होता है, फ्लोरीन से हाइड्रोजन सीधा अटैच हो HF के रूप में, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन सीधा अटैच हो, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन सीधा जुड़ा होता है, तो ये हाइड्रोजन होते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, अम्लीय हाइड्रोजन, अर्थात उच्च विद्युत ऋणी है। किसी भी परमाणु से हाइड्रोजन जुड़ा होता है जैसे कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से, तो ऐसा हाइड्रोजन अम्लीय हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक, क्योंकि इससे बनने वाला एनायन स्थायी होता है। लेकिन वन एल्काइन में कार्बन, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण sp होता है। क्या होता है? sp। और sp संगत कार्बन की विद्युत ऋणता 3.75 होती है पॉलिंग स्केल पर, और विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से भी उच्च होती है sp संगत कार्बन की। इसी वजह से sp संगत कार्बन से बंधित कोई भी हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय प्रकृति की होती है। ये सोडियम धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगा और लवण बनाएगा, और यह एसिड बेस रिएक्शन होगी। NaOH के साथ क्रिया करके भी लवण बनाता है, लवण और जल बनाता है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो ये बन जाता है RC ट्रिपल बॉन्ड C, ये O माइनस, ये Na प्लस प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकलेगी 1/2। इसको बोलते हैं सोडियम, ये इसको बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन का सोडियम लवण, टर्मिनल एल्काइन का सोडियम लवण, अर्थात सोडियम एल्काइनाइड, इसको बोलते हैं सोडियम एल्काइनाइड। जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया, ये एल्किल हैलाइड लिया RX, इसकी क्रिया सोडियम एल्काइनाइड के साथ कराते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड Cr माइनस, इसके साथ कराते हैं, तो ये क्या हो गया? नाभिक स्नेह पार्ट हो गया। एल्किल हैलाइड का कार्बन इलेक्ट्रॉन स्नेह हो गया, ये ऊपर अटैक करेगा, ये X निकल जाता है बाहर, तो क्या बनेगा? RC ट्रिपल बॉन्ड C, और ये R, ये क्या ले लिया अपन ने? R डैश ले लिया एल्किल हैलाइड में, तो ये R डैश लगा दिया, ये बन गया अपने को उत्पाद के रूप में। ये NX बाहर निकल गया, हायर एल्काइन, उत्तर एल्काइन, हायर एल्काइन। इस प्रकार से ये एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज समाप्त होती हैं। कौन सी? एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, SN1 SN2 के एग्जांपल्स की। मैं समराइज करता हूं इस टॉपिक को पूरे को, तो इधर देखना कि कौन कौन सी रिएक्शन अपन ने पढ़ी है अब तक, इनको वापस से मैं रिपीट करता हूं आपके लिए। इधर देखो, जब एल्किल, यहां पर लिया है मैंने RX, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया KCN के साथ कराते हैं एल्कोहलिक, एथेनोलिक, तब तो बनता है RCN मुख्य उत्पाद के रूप में, और KX निकल जाता है बाहर, यहां पर नाभिक स्नेही CN होगा, CN माइनस, तो एल्किल साइनाइड बनता है। जब एथेनोलिक एल्कोहलिक AgCN के साथ क्रिया कराई जाती है तब बनता है आइसोसाइनाइड, N ट्रिपल बॉन्ड C। इसका साइनाइड का पूर्ण जलापटन कराने पर, मैंने बताया था, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। साइनाइड का आंशिक जलापटन कराने पर एमाइड बनता है, और इसका अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम इथॉक्साइड से कराने पर बंडेरी एमीन बनती है, और इसका अपचयन अपन SnCl2 और HCl के साथ कराते हैं, संगत इमीन बनती है, और जलापटन के दौरान संगत इमीन का जब जलापटन कराते हैं खनिज लवण की उपस्थिति में, तो एल्डिहाइड की प्राप्ति होती है और रिएक्शन स्टीफन कहलाती है। आइसोसाइनाइड का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराने पर 2 डिग्री एमीन बनती है, और जलापटन से फॉर्मिक अम्ल और 1 डिग्री एमीन बनती है। जब अपक्रिया AgNO
2 के साथ कराते हैं तो नाइट्रो एल्केन RNO2 बनता है AgX बाहर। जब KNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं KNO2 या NaNO2 के साथ कराते हैं तो बनता है इधर एल्किल नाइट्राइड बनता है। यहां पर इसकी क्रिया जब जलीय एक्वस NaOH, जलीय NaOH या KOH या नम Ag2O के साथ कराते हैं, Ag2O बोलते हैं या AgOH बोलते हैं, नम जलीय AgOH या नम Ag2O। नम Ag2O में क्या होता है, AgOH ही होता है, इसके अंदर भी AgOH या जलीय AgOH के साथ कराते हैं AgOH, तो उत्पाद बनेगा एल्किल हैलाइड की जलीय NaOH KOH या जलीय AgOH या नम Ag2O के साथ कराते हैं तो उत्पाद बनेगा एल्कोहल। लेकिन जब इसकी क्रिया एल्कोहलिक, याद रखना एल्कोहलिक KOH के साथ या NaOH के साथ कराते हैं, एल्कोहलिक NaOH के साथ में, तो प्रोडक्ट बनता है एल्कीन। इस दौरान अल्फा बीटा विलोपन क्रिया संपन्न होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क Ag2O के साथ कराते हैं तो 2 मोल एल्किल हैलाइड प्रयुक्त होगा और उत्पाद के रूप में अपने को ईथर की प्राप्ति होती है। ठीक, जब इसकी क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड क्षार के साथ कराते हैं, ये Na+, ये OR- इसके साथ कराते हैं तो अब क्रिया विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण कहलाएगी और उत्पाद के रूप में अपने को असम्मित ईथर की प्राप्ति होगी। मैंने R' ले लिया, असम्मित ईथर। इससे सम्मित ईथर भी बना सकते हैं और असम्मित ईथर, लेकिन विलियमसन सतत ईथर असम्मित ईथर बनाने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। इस चार्ट को मेरे साथ साथ उतारते चलना, कॉपी में ड्रॉ कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम्पल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के सब कवर हो जाएंगे। लेकिन जब इसकी क्रिया KSH के साथ कराएं, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराएं, तो यहाँ पर नाभिक स्नेह क्या हुआ, SH- होगा, ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एल्किल हैलाइड के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, उत्पाद बनेगा RSH अर्थात थायो एल्कोहल। लेकिन जब इसकी क्रिया सोडियम एल्किल सल्फाइड के साथ कराते हैं तो उत्पाद अपने को थायो ईथर मिलता है। ये R' बना दिया मैंने, ये थायो ईथर मिलता है सोडियम एल्किल सल्फाइड के साथ। देन नेक्स्ट रिएक्शन आती है, जब इसकी क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवणों के साथ कराते हैं, किसके साथ, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण के साथ कराते हैं O- और Ag+, तो AgCl बाहर निकल जाता है और किसका संश्लेषण होता है, एस्टर का संश्लेषण होता है। ठीक, जब इसकी क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं NH3 के साथ, तो पहले 1 डिग्री एमीन बनती है RNH2, 1 डिग्री एमीन फर्दर एल्किल हैलाइड RX के साथ क्रिया करेगी, देन ये RNH 2 डिग्री एमीन बनेगी, फिर वापस से ये RX के साथ क्रिया करेगी 2 डिग्री एमीन, ये फर्दर ये NRR ये 3 डिग्री एमीन बनेगी और 3 डिग्री एमीन फिर फर्दर RX के साथ क्रिया करेगी, ये R4N+ ये X- बनता है, जिसको बोलते हैं टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड बनता है। ठीक, ये चतुष्क अमोनियम लवण बनता है। यह क्रिया 373 केल्विन टेम्परेचर पर संपन्न होती है। कोई दिक्कत किसी को, तो इस प्रकार से यदि इसकी रिएक्शन सोडियम फिनॉक्साइड के साथ कराते हैं तो एरोमेटिक ईथर बनता है। मैं यहां पर ले रहा हूं इस एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम फिनॉक्साइड, ये O- ये Na+ के साथ कराएं, सोडियम फिनॉक्साइड के कराएं
के साथ कराएं तो एरोमेटिक ईथर, ये OR इसका नाम है सोडियम, ये है एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर बन जाता है। ठीक, एल्कोक्सी बेंजीन जिसको बोलते हैं एरोमेटिक ईथर। इधर जब इस एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्काइनाइड, सोडियम एल्काइनाइड के साथ कराते हैं तो उच्चतर एल्काइनों का संश्लेषण होता है। इस दौरान भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न होती है। तो इस प्रकार से ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाते हैं। ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। SN1 रिएक्शन कंप्लीट होती है, SN2 कंप्लीट होती है और इसके एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। देन नेक्स्ट रिएक्शन आती है एलिमिनेशन विलोपन अभिक्रिया। इसको उतार लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा की पूरा पिक्टोरियल चार्ट, ये सब एग्जाम्पलों को बताता है आपके लिए। इसमें इंपॉर्टेंट है SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म और SN2 की, और इसमें ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद ये विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण इसके एग्जाम्पलों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है।